Hello students, welcome to Study Master. I am DS Rai. Today we are starting a new chapter, Food Security in India. तो इससे पहले 3 चैप्टर्स हो चुके थे। एक बार वीडियो को पॉज करके जो पीछे 3 चैप्टर आप लोगों ने किए हैं उसके नाम आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर अपने आप सोच लीजिए कि जो पहले 3 चैप्टर किए थे उनके नाम क्या क्या है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही कहा था स्टूडेंट्स को कि भाई पिछले चैप्टर का अगर नाम याद है तो थोड़ा बहुत रेलेवेंस मिल जाता है कि ठीक है मैंने चैप्टर में ये चीजें पढ़ी थी, ये मुझे थोड़ी बहुत याद है। चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके लिख दिया होगा, नहीं तो फिर से कह रहा हूँ एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि ये मैंने 3 चैप्टर किए थे। नहीं याद है तो एक बार देख लो, वीडियो को पॉज करके पिछले 3 चैप्टर्स के नाम एक बार आप देख लो। ठीक है, चलिए इसके शुरू करने से पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले हम लोग थ्योरी करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। आपको पिछले 3 लेक्चर्स में पता चल गया होगा कि पहले पूरी थ्योरी पढ़ी जाएगी इस चैप्टर की, आपको पढ़ाएंगे पूरी थ्योरी की, थ्योरी में क्या क्या कहा गया चैप्टर में। नाम से आपको पता चल रहा है कि भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। उसके बाद लेवल 1 क्वेश्चंस करेंगे जो कि इजी टू मॉडरेट रहते हैं। उसके बाद लेवल 2 क्वेश्चंस जो कि थोड़े टफ होते हैं और एग्जाम में डायरेक्ट जो है लेवल 2 ज्यादा पूछे जाते हैं। लेवल 1 एग्जामिनर पूछता जरूर है लेकिन कई बार नहीं भी पूछता, स्किप भी कर देता है या थोड़े कम पूछता है, लेकिन लेवल 2 बहुत अच्छे लेवल पे पूछता है वो। और उसके बाद जो है लेवल 3 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये लेवल 3 क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस आपको जो है करवाए जाएंगे। ठीक, ये लेवल 3 क्वेश्चंस है। उसके बाद आंसर्स की एक्सप्लेनेशन दे रखी है तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। अब एक डाउट आया था मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का कि सर ये जो आप एनसीईआरटीज करवा रहे हो या फिर ये जो आप करवा रहे हो हमें चैप्टर्स, क्या हम ये चैप्टर्स एनसीईआरटी से पढ़ लें? हमारे पास एनसीईआरटी है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पास एनसीईआरटी की बुक्स है तो क्या हम उसमें से पढ़ लें? मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर्स है इनका रेलेवेंस नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी से है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप उससे पढ़ लो, अगर नहीं है, ये जो मेरे पास मैंने ये बनाया हुआ है स्टडी मटेरियल, आप ये ले सकते हैं। अब मैं इसको आपको इस चीज को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। आपका मन कर रहा है मटर पनीर खाने का कि हाँ सर हमने मटर पनीर खाना है, आप मटर पनीर खा सकते हो। 2 ऑप्शंस होते हैं मटर पनीर खाने के। एक तो ये है कि भाई आप मार्केट जाओ, मटर लेके आओ, पनीर लेके आओ, प्याज लेके आओ, टमाटर लेके आओ, पूरी चीजें लेके आओ और इसको तैयार करो। इसको तैयार करके फिर इसको खाओ। तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे ये सब करने में। दूसरा क्या होता है, भाई मटर पनीर खाना है, जब मार्केट चले गए तो वहां से जाके किसी शॉप से मटर पनीर ले लो। आपको पैसे उतने ही लगेंगे, शायद उससे कम लगे, और मतलब विद इन 20 to 30 मिनट्स आपको जो है मटर पनीर मिल जाएगा। आप जो खाना चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। मेरा इस एग्जाम्पल से मतलब सिर्फ आपको मटर पनीर खिलाने का नहीं था या फिर आपके मुंह में पानी लाने का नहीं था। मेरा मकसद क्या था इस एग्जाम्पल से समझाने का कि यहाँ पे आपका पैसा भी सेव हो गया और टाइम भी सेव हो गया। आपको क्या लग रहा है कि शायद यहाँ पे मेरे पैसे ज्यादा लगे, लेकिन यहाँ पे पैसे ज्यादा नहीं लगते। आप ये सारी चीजें लेके आते तो कहीं ना कहीं आपके पैसे ज्यादा लगते, लेकिन ये कि थोड़े थोड़े करके लगते तो आपको महसूस नहीं होता। यहाँ पे इकट्ठे लगे तो थोड़ा महसूस हो गया आपको, और कुछ नहीं है। यही चीजें यहाँ पर स्टडी मटेरियल के अंदर। आप एनसीईआरटी की 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक्स, पता नहीं आप हजारों बुक्स इकट्ठी कर लोगे। उसके बाद आप रेफरेंस बुक्स इकट्ठी करोगे, फिर XYZ नोट्स, पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदोगे। इससे अच्छा क्या है, स्टडी मास्टर से आप लोग पढ़ रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको पहले पूरा चैप्टर करवा देता हूँ। उसके बाद सिर्फ इतना है कि इस चैप्टर को जाके रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना। थ्योरी मैंने सारी आपको समझा दी। थ्योरी समझने के बाद आपने थ्योरी पढ़ ली, पढ़ने के बाद आपने जाके सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा काम है। कुछ फीस है, फीस पे करके आप ये सारे नोट्स जो है ले सकते हो। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, तो आप उसके बाद हार्ड कॉपी से पढ़ के अपने रिविजन कर सकते हो। कुछ चीजें मैं नोट डाउन करने के लिए बोलता हूँ तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो साथ साथ। तो आपकी इच्छा है, जैसे ही आप मटर पनीर खाना चाहें खा सकते हैं। फोर्स कोई नहीं करेगा आपको कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा और उसके बाद चलना आपको खुद ही है। अब पिछले 3 चैप्टर्स का मैं नाम बता देता हूँ। पहला चैप्टर हमने पालमपुर विलेज की कहानी जो है पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो विलेज के बारे में कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो देखा था। दूसरा चैप्टर जो हमारा था पीपल्स एज द रिसोर्स। अब गांव में है तो गांव अपने आप तो कोई काम करता नहीं, वहां पर काम कौन करता है, लोग। तो पीपल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि लोग किस तरह से काम करते हैं, कैसे वो पैसा कमाते हैं। फिर तीसरा चैप्टर क्या था, पोवर्टी। हमने गांव के बारे में पढ़ा, गांव के लोगों के बारे में पढ़ा, तो उनकी समस्याओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है। तो वही गरीबी जो है भारत की एक बहुत बड़ी समस्या थी, या अभी भी है कुछ हद तक। बहुत हद तक इसको खत्म किया गया लेकिन कुछ हद तक अभी भी है। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि भारत में खाद्य सुरक्षा किस प्रकार की है, सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए जो है प्रॉपर फूड है या नहीं है, किस प्रकार हम कोशिश सोच सकते हैं या पता कर सकते हैं कि वो गरीब है अमीर है। तो ये सब चीजें आज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे
और उसके बाद आपको क्वेश्चंस करवाया जाएगा, ओवरव्यू में पहले ही आपको दे चुका हूँ। चलिए अब हमारा चैप्टर जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फूड सिक्योरिटी। नाम से ही जो है क्लियर हो रहा है फूड सिक्योरिटी। जैसे आजकल फूड सिक्योरिटी नहीं, एक और सिक्योरिटी चल रही है, जॉब सिक्योरिटी। आपने बहुत सारे जो है अपने फ्रेंड्स को, फैमिली वालों को ये सोच बोलते सुना हो कि भाई जॉब सिक्योरिटी ले लो पहले, उसके बाद अपनी ड्रीम्स जॉब को लगे रहना। ये बोलते हैं, आपने सुना भी होगा और बहुत ज्यादा चर्चा में भी यही चल रहा है कि जॉब सिक्योरिटी ले लो एक बार, उसके बाद जो भी आपकी ड्रीम जॉब हो, चाहे आईएएस है, आईपीएस है, जो भी आप बनना चाहते हैं वो बाद में आप देखते रहना, पहले एक बार जॉब सिक्योरिटी ले लो। इसका क्या मतलब है कि भाई जॉब सिक्योर कर लो। उसी तरह से जिस तरह से जॉब सिक्योरिटी, वैसे ही इस वर्ड का मतलब है फूड सिक्योरिटी, कि भाई खाने के लिए, खाने की जो चीजें हैं एक बार वो सिक्योर कर लो, बाकी चीजें क्वालिटी क्वांटिटी वो बाद में हम देखेंगे। पहले इतना है कि भूखे नहीं मरो, आपके पास खाना होना चाहिए कि हाँ आपको 2 वक्त या 3 वक्त की रोटी मिल जाए, भूखा नहीं मरिए। तो ये है फूड सिक्योरिटी का मीनिंग। अब इधर फूड सिक्योरिटी तो इधर लिखा हुआ खाद्य सुरक्षा। मैं बाइलिंगुअल लेकर चलता हूँ ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फूड सिक्योरिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। तो खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स, आप इसको एक बार देख लीजिए। Availability of food means food production within the country, food imports, and the previous year stock stored in the governmental granaries। तो मतलब क्या है फूड सिक्योरिटी का कि भाई खाना सबके पास होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, चाहे कहीं से इंपोर्ट करें, चाहे कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो, या फिर जो है पिछले साल का स्टॉक सरकार की ग्रेनरीज में पड़ा हो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है फूड सिक्योरिटी का मतलब। दूसरा, accessibility means food is within the reach of every person। मतलब हर एक तक खाने की पहुंच, या खाने की पहुंच हर एक आदमी तक, औरत तक, बूढ़े बच्चे, हर एक तक होनी चाहिए। गरीब अमीर ऐसा नहीं है कि गरीब तो भाई भूखे पेट सो रहा है और अमीर जो एक्स्ट्रा खा के सो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। accessibility means food is within the reach of every person। नेक्स्ट देखिए, अफोर्डेबिलिटी implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food to meet one's dietary needs। भाई जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हर एक के पास। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए, क्या होता है अफोर्डेबिलिटी का, कि भाई उसके पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने लिए सफिशिएंट फूड, पहला तो भी खाने के लिए भरपेट खाना, दूसरा क्या है सेफ, ऐसा नहीं कि गंदा खाना खा रहा है, दूसरा, तीसरा है न्यूट्रिशियस फूड, कि भाई बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है वो भी मिलना चाहिए। जैसे कि आप समझिए थोड़ा सा, जो रोटी है उसको सब्जी के साथ खाया जाता है, रोटी सब्जी के साथ खाते हैं भारत में लोग। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ रोटी ही मिल रही है, उसको सब्जी नहीं मिल रही साथ में, तो वो फिर क्या न्यूट्रिशियस फूड नहीं काउंट होगा। ठीक, या फिर जितनी भी किसी की जो डाइटरी नीड्स है उसको पूरा करने के लिए अफोर्डेबिलिटी। तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर हिंदी में भी लिखे हुए हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके एक बार इस साइड पढ़ सकते हैं, और जहाँ पे जरूरत होती है मैं खुद भी पढ़ा देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ। भाई किसी एक देश में फूड सिक्योरिटी कैसे इंश्योर की जा सकती है, कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स। भाई सबके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑल पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। भाई सभी पर्सन्स के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी का, मतलब एक ठीक ठाक क्वालिटी का, इतना नहीं कह रहा कि बहुत अच्छा खाना हो, कि एक ठीक ठाक क्वालिटी का खाना, कि उस खाने को खाने के बाद तबीयत ना बिगड़े, और उस खाने को खाने के बाद आदमी या औरत जो भी है एक्स वाई जेड वो काम करने लायक हो। ऐसा नहीं कि खाना खाया और पेट पकड़ के बैठ गया कि भाई पेट में दर्द हो गया, तो ऐसा खाना नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो बैरियर टू असेस टू फूड। ऐसा नहीं कि फूड तक पहुंच ही ना हो, फूड बहुत महंगा हो जाए, खाना इतना महंगा हो जाए कि कोई खरीद ही ना पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक तक भोजन की पहुंच होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फूड सिक्योरिटी कंट्री में तभी होगी जब ये तीनों पॉइंट जो है फुलफिल होंगे। अगर तीनों में से एक भी पॉइंट रहता है तो फिर फूड सिक्योरिटी किसी देश या किसी राज्य में फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकती। ओके, आगे यहाँ पर देख लीजिए, इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है मैं पूरा आपको बता देता हूँ, और उसके बाद आप लोग जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हो, या अगर किसी के पास हार्ड कॉपीज है तो वो हार्ड कॉपी से भी पढ़ सकता है। तो भाई फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी होती कैसे है। जैसे कि आपको पता है कोरोना आया था, तो कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा किन लोगों को नुकसान हुआ था, जो डेली वर्कर्स थे, कि सुबह कमाया शाम को वही खा लेंगे, या नेक्स्ट डे उससे सुबह ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे, फिर शाम को दिहाड़ी मजदूरी करेंगे और अपना जो है पालन पोषण करेंगे या अपने बच्चों का पेट भरेंगे। तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कोरोना टाइम में।
इसी तरह से इसमें ये लिखा हुआ है, ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज ड्रॉट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीजेस। आपको पता है भी कोई भी चाहे सूखा पड़ जाए या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे बाढ़ आ जाए, तो उस वजह से क्या प्रोडक्शन नीचे चली जाती है और इससे क्या होता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है और उससे प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड्स इन एन अफेक्टेड एरियाज, शॉर्टेज होने से क्या प्राइसेस बढ़ जाएंगे और प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है, कुछ लोग जो है खाना नहीं अफोर्ड कर पाते, खाना नहीं खा पाते। कौन? जिनकी भाई दिहाड़ी नहीं लगी, उसके पास पहले ही कम खाना है, तो वो कैसे खाएंगे, वो कैसे जी पाएंगे? या फिर बाढ़ के कारण सब कुछ बह गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, काम नहीं मिल रहा है तो खाना और महंगा हो गया, तो कैसे खरीद पाएंगे? तो इस वजह से फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कई बार। नेक्स्ट देखिए, ए मासिव स्टारवेशन माइट टेक ए टर्न ऑफ फेमाइन। अगर भाई लगातार भूखमरी चलती रहे तो उसको क्या बोलते हैं? अकाल बोलते हैं। अगर काफी टाइम तक भूखमरी हो जाए तो उसको अकाल बोलते हैं, फेमेन। ए फेमेन इज यूज ऑफ कंटेमिनेटेड sorry a famine is characterized by widespread death due to starvation and epidemics caused by forced use of contaminated water or decaying food or loss of body distress due to weakening from starvation। तो ये वही सारी चीजें लिखी हैं कि सूखे की वजह से अकाल पड़ जाता है और अकाल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको अकाल कहा जाता है। यही चीजें कोविड-19 की बताई गई हैं। The most devastating famine that occurs in India was the famine of Bengal in 1943। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं तो आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि बंगाल के अंदर 1943 में बहुत बड़ा जो है अकाल पड़ा था। बंगाल के अंदर बहुत लोगों की जान चली गई थी। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स और सर्विसेज इम्पैक्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो भाई लोगों को एक जगह से दूसरी जगह से जाने में भी जो है स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। तो therefore food security is needed in a country to ensure food at all times including during calamities and pandemics। तो भाई फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? कैसी भी सिचुएशन हो कंट्री में, हर एक आदमी तक, हर एक लोगों तक पहुंच होनी चाहिए खाने की, उनको खाना मिलना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार बाढ़ जो ग्रसित एरियाज होते हैं वहां पर क्या होता है, हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जाता है। आप न्यूज में शायद सुनते होंगे। या फिर कई जो है और कई संस्थाएं होती हैं वो काम करने लगे थे, वो खाना प्रोवाइड करवाती हैं। सरकारें कई बार जो है मुफ्त राशन बांटना शुरू कर देती हैं। कोरोना टाइम में सरकारों ने काफी टाइम जो है मुफ्त राशन बांटा था, क्योंकि लोग कमा नहीं पा रहे थे, कमाई का कोई जरिया नहीं था, कोई साधन नहीं था, तो फिर लोग भूखे मरेंगे। तो फूड सिक्योरिटी है इंडिया में, तभी लोगों को फ्री में खाना जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा था। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो है पॉइंट वो देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ, फूड इनसिक्योर पीपल, खाद्य असुरक्षित लोग। अब इस लाइन से ही आप इस पूरे पहरे का मतलब समझ लेंगे, या इसी दो पॉइंट से। फूड इनसिक्योर पीपल, भाई कौन से लोग हैं जो फूड से इनसिक्योर हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, जो भाई सुबह उठेगा बंदा, ब्रेकफास्ट करके काम पे चला गया कि भाई वहां से काम करूंगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, रात का खाना भी उससे खाऊंगा और नेक्स्ट डे सुबह का खाना भी उससे खाऊंगा। जो डेली वेज वर्कर होते हैं वो इनसिक्योर होते हैं मोस्ट। या फिर जो SC ST, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जिनके पास खाना नहीं होता, जिनके पास लैंड का कोई टुकड़ा नहीं होता, कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है, कोई बैकवर्ड क्लास के लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर पीपल होंगे। या फिर जो बेगर्स होते हैं, भिखारी, वो फूड इनसिक्योर पीपल्स हैं। या फिर कुछ फैमिलीज है जिनकी लो इनकम होती है अर्बन एरियाज में। ये सारे इसमें जो लिखे हुए हैं, ये देखो लेबर मार्केट जो है, और जिनका कुछ मतलब इतनी है कि 9,000 सैलरी है, 5,000 सैलरी में काम कर रहे हैं, तो भाई वो सारे जो फूड इनसिक्योर पीपल हैं। अगर उनके, जिसकी 5,000 रुपए सैलरी है, वो पूरे महीने का चलो पालन पोषण कर सकता है, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, खाना खिला सकता है, 5,000 में कर रहा है, लेकिन उसकी जॉब चली गई किसी कारण से, 2 महीने अगर उसको बैठ के खाना पड़ गया तो वो नहीं खा सकता। हाँ, लेकिन जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है, वो अगर चाहे तो वो 6 मंथ्स तक भी बैठ के खा सकता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी बहुत अपनी सेविंग्स रखता है। इसलिए तो आपको कहते हैं, पुराने टाइम में क्या होता था, जो सोना है वो मटके में डाल के दबा दिया जाता था। आपको पता है पुराने टाइम में वो सेविंग्स होती थी, क्योंकि उस टाइम पे बैंक इतने ज्यादा नहीं थे। तो अच्छे टाइम में जब अच्छी कमाई हो रही तो सोना मटके में डाल के दबा देते थे कि अगर कभी बुरा वक्त हमारा या हमारे बच्चों का आएगा, तो उस टाइम पे सोने से, इस मटके से जो है सोना निकाल के हमारे बच्चे अपना जो बुरा वक्त है उसको अच्छे से बिता सकेंगे और फिर से अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। तो ये पुराने टाइम जो है, पुराने लोग काफी जो रीति रिवाज अच्छे भी हैं, और सारे अच्छे नहीं होते, सारे बुरे नहीं होते। तो ये सारी चीजें हम हमारे कल्चर में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर जब आपको पढ़ाएंगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से करवाऊंगा मैं। और काफी स्टूडेंट्स के जो है, काफी स्टूडेंट्स को समझ भी आती है मेरी पढ़ाई हुई चीजें, और स्टूडेंट्स को पसंद भी आती हैं। और बाकी भाई देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग मार्केट जाते हो, मार्केट से जाके प्लग लेके आते हो,
कई बार उसकी फिटिंग बिल्कुल एक्यूरेट बैठ जाती है, जो जो बिजली का प्लग होता है, कई बार उसकी फिटिंग बहुत अच्छी बैठ जाती है, कई बार फिटिंग अच्छी नहीं बैठती। तो जिसके लिए फिटिंग अच्छी बैठ जाए उसको लेक्चर समझ आएंगे, जिसकी फिटिंग अच्छी नहीं बैठ रही उसको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो साथ साथ ये इंग्लिश के और हिंदी के दोनों पढ़े तो उसको क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको समझ ना आए। मैं आपको चीज समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, फिर समझ ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। हाँ, रेयर है, रेयर अगर कुछ हो जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें लिखी हुई है इसमें कि कौन इनसिक्योर पीपल है। इसमें देख लीजिए, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न एंड साउथर्न ईस्टर्न पार्ट्स, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द इंडिया। तो ये जो लोग हैं इन स्टेट्स के, ये सबसे ज्यादा फूड इनसिक्योर पीपल हैं। ओके, और उसके अलावा कई बार क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी बड़े बड़े लोगों को भी आ जाती है। तब जब कुछ ऐसा, जैसे ये कोविड-19 आया था, अभी आपने तो रिसेंट कोविड-19 ही देखा होगा, उससे पहले पुरानी जो है आपने नहीं देखी कि कौन कौन सी, कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, या उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, आपको नहीं पता। तो आपको जो है कोरोना के बारे में आपको सभी को पता होगा, आपने न्यूज़पेपर पढ़े होंगे या किसी न किसी से जरूर सुना होगा कोरोना के बारे में, कि कोरोना से लोगों का कामकाज सारा ठप हो गया था, इंडस्ट्रीज ठप हो गई थी। मतलब प्राइवेट जॉब्स जो कर रहे थे, जिनकी 60 70 70,000 सैलरी थी, 1 1 लाख रुपए सैलरी थी, उनको भी कंपनी वालों ने फायर करना शुरू कर दिया था, कंपनी वालों ने निकालना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि 2 साल तक तो कोई मशीनरी चली ही नहीं, 2 साल तक तो कोई काम हुआ ही नहीं। तो भाई घर बैठे कोई आपको 1 लाख रुपए पर मंथ नहीं देगा। तो ऐसी जब सिचुएशंस आ जाती हैं, तब खाद्य असुरक्षित लोग या फूड इनसिक्योर पीपल कुछ ना कुछ जनरेट हो जाते हैं, अपने आप ही लोगों को फूड इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, और इसमें 2 3 पॉइंट और हैं, वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक है क्रोनिक हंगर और दूसरा है सीजनल हंगर। क्रोनिक हंगर इज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डाइट persistently inadequate in terms of quantity और क्वालिटी। मतलब क्रोनिक हंगर क्या होता है? जब आपको एक पर्सन को इनएडिक्वेट फूड की क्वांटिटी या फिर क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही और काफी समय तक नहीं मिल रही, जिसको बोलते हैं क्रोनिक हंगर। मतलब लगातार भूख बोलते हैं क्रोनिक हंगर को। ठीक है, और एक होती है सीजनल हंगर। इट इज रिलेटेड टू अ साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। This is prevalent in rural areas because of seasonal nature of agriculture activities and in urban areas। तो ये seasonal hunger है, ये रूरल एरियाज में भी होती है और अर्बन एरियाज में भी होती है, तो दोनों जगह है। और जो क्रोनिक हंगर है वो लो इनकम ग्रुप, वो चाहे शहर में हो चाहे गांव में हो, तो क्रोनिक हंगर उनको जो है सताती है। मतलब क्रोनिक हंगर को आप, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ कि भाई वो जो काम करता है, एक एक्स वाई जेड आदमी 50 रुपए कमा पाता है, तो ये 50 रुपए में 2 टाइम का खाना खाता है। 50 रुपए में 2 टाइम का खाना खाता है। तो मतलब आपको पता है 50 रुपए में तो 1 टाइम का खाना भी नहीं आएगा, ये 50 रुपए खाने में 2 टाइम गुजारा करता है। तो मतलब ये भरपेट खाना नहीं खा रहा, तो ये होता है क्रॉनिक हंगर, कि भाई लगातार भूख बढ़ती जाएगी, कभी भरपेट खाना मिला ही नहीं है, तो वो बोलते हैं क्रॉनिक हंगर। एक होता है सीजनल हंगर, कि मतलब आपको कुछ टाइम तो काम मिल गया, लेकिन एक सीजन में आप लोग फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो कुछ टाइम तो आपने भरपेट खाना खाया, लेकिन जब आपके पास काम नहीं है, सेविंग्स आपने कुछ की नहीं थी, या फिर सैलरी इतनी थी कि सेविंग आप लोग कर नहीं पाए, तो इस टाइम पे क्या हो गया, सीजनल हंगर, कि एक मतलब एक सीजन तो अच्छा खाना खाया, दूसरे सीजन भूखमरी है, या फिर मतलब कभी खाना मिल रहा है कभी नहीं, तो उसको सीजनल हंगर में काउंट करते हैं। तो आई होप मैंने अपने जो पॉइंट्स है वो क्लियर कर दिए आपको, सीजनल हंगर और क्रॉनिक हंगर वाले। ये आप देख लीजिए यहाँ पर, लगातार भूख और भूख के पुराने और मौसमी आयाम। सीजनल हंगर, ये भूख, पुरानी भूख बोलते हैं क्रॉनिक हंगर को, और सीजनल जो है मौसमी भूख। तो ये आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि लाइन टू लाइन सेम चल रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तो ये पूरी की पूरी लाइन सेम चल रही है यहाँ पर स्क्रीन पर। तो आप इधर भी पढ़ सकते हो, अपनी निगाहें इस साइड घुमा लीजिए, भाई कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, कोई प्यारा बच्चा बैठा पढ़ रहा है, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो भाई जहाँ पे पेन पॉइंट कर रहा है उधर देख लीजिएगा। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब हमने क्या किया, पहले फूड सिक्योरिटी, पहले हमने पढ़ा कि फूड सिक्योरिटी होता क्या है, फिर फूड सिक्योरिटी किस तरह से है और कौन कौन लोग इनसिक्योर है फूड से, वो सारी चीजें हमने देख ली। अब हम अपने देश भारत की तरफ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने पहले प्रॉब्लम देखनी है, कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के कारण क्या है, उसके बाद हमारे देश में प्रॉब्लम किस हद तक है, और हम हमारे देश ने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जो है स्टेप्स उठाए हैं। बस इन्हीं चीजों को, पूरा इकोनॉमी इसी के पैटर्न पे बेस्ड है।
हर एक चीज, चाहे को अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, चाहे पॉवर्टी के बारे में है, चाहे वो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी के बारे में है, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में है। पहले हम उसका ओवरव्यू सिनेरियो देखते हैं कि ये चीज क्या है, ये होती कैसे है, इसको मतलब नुकसान क्या है, फायदे क्या है, फिर हमारे देश में इससे संबंधित कौन-कौन से जो है स्टेप्स उठाए गए या हमारा देश कहाँ पर लाई कर रहा है। इकोनॉमी पूरी इसी चीज पे बेस्ड है। तो आपको यहाँ तक समझाई हुई चीजें समझ आ गई, तो अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कर देना भाई। और अगर आप मेरे जो है एप्लीकेशन पे देख रहे हो या फिर यूट्यूब का एक प्राइवेट भी है हमारा, तो वहां पर अगर देख रहे हो तो भी आप देख सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपके मतलब रिव्यूज बहुत जरूरी है मेरे लिए। Food security in India. India has been in aiming at self-sufficiency in food grains since independence. कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कल तो नहीं लास्ट लेक्चर में, कि जो भारत है उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया का मतलब क्या है कि हमारे पास अथाह धन था, बहुत पैसा, धन, दौलत, बहुत चीजें थी हमारे पास, लेकिन सारी ब्रिटिशर ने कहाँ ट्रांसफर कर ली? ब्रिटेन में। फिर भी जब हम आजाद हुए थे उस टाइम पे हम इतने सेल्फ सफिशिएंट थे कि यहाँ पे कोई भूखा नहीं मर रहा था इन फूड ग्रेन सिंस इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या हुआ? नई स्ट्रेटजी जो है इसको लागू किया गया एग्रीकल्चर में, कौन सी? ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि व्हीट और राइस के जो है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया गया। लास्ट लेक्चर में पालमपुर गांव की कहानी में सारा कुछ आप सीख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, याद होगा। Indira Gandhi, the Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of Green Revolution in agriculture by releasing a special stamp entitled White Revolution in July 1960. Sorry, White नहीं है, Wheat Revolution है थोड़ा। व्हीट रेवोल्यूशन इन 1968। तो भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर अगर डायरेक्ट पूछेगा तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्टैंप कब लागू की गई थी या किस प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसी स्टैंप लॉन्च की गई थी। तो व्हीट रेवोल्यूशन की 1968 में कौन सी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन आने से व्हीट और राइस जो है बहुत ज्यादा इनकी प्रोडक्शन बढ़ गई थी। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा था? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। आपको याद होगा, पिछले लेक्चर्स में साथ साथ रिवाइज करते रहा करो। पिछला लेक्चर अगर भूलने लगो तो देख लिया करो। India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of variety of crops grown all over the country। भाई हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग फसलें पैदा होती हैं, कहीं पे गन्ना पैदा होता है, कहीं पे चाय पैदा होती है, कहीं पे मक्का पैदा होता है, कहीं पे ये राइस होते हैं, कहीं पे व्हीट होते हैं। तो अलग अलग फसलें पैदा होती हैं, तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। लास्ट 30 साल से हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, और आजादी के समय में भी थे, लेकिन आपको पता है बीच बीच में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, तो अप एंड डाउन आते रहते हैं। The availability of food grains even in the adverse weather condition or at the country level has further been ensured within carefully designed फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। तो भाई गवर्नमेंट ने ऐसे एक फूड सिस्टम तैयार कर दिया है, क्या कर दिया गया कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन हो, जितनी मर्जी बुरी कंडीशन हो, खाना जो है सेल्फ सफिशिएंट रहेगा। ये सरकार ने किया है। सिस्टम हैज टू कंपोनेंट, कौन कौन से? एक है बफर स्टॉक, दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है कि बफर स्टॉक क्या है, कि भाई ऐसा स्टॉक बना के रख लो इसमें क्या होता है। तो आगे देखते हैं, मैं अभी आपको पढ़ाई देता हूँ। ये भारत में खाद्य सुरक्षा, ये पैरा कंप्लीट हो गया। अब है हमारा बफर स्टॉक। दो चीजों से हमारी प्रणाली काम करती है भारत की खाद्य सुरक्षा की। पहला बफर स्टॉक, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस बोलते हैं, ठीक है। तो बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा दूंगा। आपकी एक दिन की कमाई है 100 रुपए, एक दिन आपने, और आपका जो 100 रुपए आपकी कमाई है, 100 रुपये आप लोग जो है कमाई भी इतनी है और आपका जो कंजप्शन भी इतनी, 100 रुपये आप लोग जो यूज कर लेते हो। आपने एक दिन 300 कमा लिए, अब आपने 100 तो यूज कर लिए, ये जो 200 आपके एक्स्ट्रा है इसको आपने कहीं ना कहीं सेव कर लिया, तो यही है आपका बफर स्टॉक। आपने सेव कर लिया। क्यों सेव किया? किसी दिन अगर 100 रुपए ना कमा सका, 0 रुपीज कमाई हुई, तो खाना तो 100 रुपए का ही खाओगे, तो वो 100 आप यहाँ से उठा सकते हो। यही है बफर स्टॉक। कि जब बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये तो नाम आ गया। एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। क्या करती है? व्हीट और राइस, जिन जिन राज्यों में एक्सेस प्रोडक्शन होती है व्हीट एंड राइस की, जितना खा लेते हैं लोग, जितना अपने लिए स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद उनके पास बच जाता है तो वो सरकार खरीद लेती है। खरीदने के बाद उसको क्या करती है? स्टोर कौन करता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है?
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको पता होगा एफसीआई में डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे जॉब्स भी निकलती रहती हैं। तो एफसीआई काम करती है सारा बफर स्टॉक का, और जिस राज्य में सरप्लस है उस राज्य से लेकर जिस राज्य में नहीं है सरप्लस, कम है, तो उस राज्य में एक सप्लाई कर दिया जाता है, दूसरा बफर स्टॉक कर लिया जाता है राज्य के अंदर भी और दूसरे राज्यों में भी, ताकि किसी टाइम पे अगर अच्छी प्रोडक्शन ना हो सकी, कई बार क्या होता है अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, कोई बीमारी फैल जाती है, कुछ भी हो जाता है, अगर किसी टाइम पे अगर आप जो है अच्छी प्रोडक्शन ना हो पाई, पैदावार ना हो पाई, तो इस बफर स्टॉक से जो है काम चलाया जाएगा और जो है लोगों को भूखमरी से बचा लिया जाएगा। तो इसलिए ये बफर स्टॉक बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, द फार्मर्स आर पेड ए प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। भाई बफर स्टॉक तब बनता है जब सारे जो है किसान अच्छे से प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इसलिए क्या करती है सरकार, एमएसपी लागू कर देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कब बताती है भाई, फसल को बोने से पहले, फसल की बुआई से पहले बता देती है कि भाई अगर आप लोग वीट पैदा करोगे, वीट तो आपको 3300 रुपए पर क्विंटल या फिर 3500 रुपए पर क्विंटल दिया जाएगा। ये सरकार पहले अनाउंस कर देती है। ये अनाउंसमेंट सुन के लोग क्या करते हैं, जो लोग वीट उगाने के बारे में नहीं सोच रहे होते वो भी कहते हैं कि चलो अच्छा प्राइस आया इस बार, तो हम लोग वीट उगा लेते हैं, राइस उगा लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो है सरकार जो है एमएसपी लागू करती रहती है। मेनली ये दो चीजें हैं, वीट एंड राइस। आगे मैं बात करूंगा कि हर साल जो है एमएसपी के बारे में जो है अलग अलग फसलों के बारे में अलग अलग एमएसपी जो है लागू होता रहता है। तो वो सारी चीजें, कुछ चीजें आपको करंट अफेयर में भी कवर करनी है और मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए बफर स्टॉक में आप क्या पढ़ेंगे, व्हीट एंड राइस को बफर स्टॉक में रखते हैं, इसके लिए एमएसपी लागू किया जाता है। और एमएसपी जो है फसल को बोने से पहले है क्या चीज, दिस प्राइस इज कॉल्ड मिनिमम स्पॉट प्राइस। The MSP is declared by the government every year before the sowing season to the provide incentive to farmer for raising the production of the crops। यही बात मैंने आपको बताई है, सेम चीज है, ये सारी सेम पॉइंट्स है जो उधर हम पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, द परचेज्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज। तो फूड स्टोर को स्टोर कर लिया जाता है। दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डिफेक्ट एरियाज एंड अमंग द poorer strata of the society at price lower than the market price, also known as the issue price. This also resolve the problem of shortage of food during adverse weather conditions or during period of calamities। अब मैंने आपको बताया कि फूड बफर स्टॉक में फूड जो है स्टोर कर लेती सरकार, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टोर नहीं करती कि बुरे टाइम में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। ये इसलिए भी स्टोर करती है, जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो अपने लिए अपने परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण नहीं कर पाते, तो सरकार की भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। तो सरकार उनको जो है ये कुछ जो है ये लिखा इशू प्राइस या फेयर प्राइस, मतलब उचित मूल्य पर, उचित दाम पर ये प्रोवाइड करवाती है बफर स्टॉक से ही। ये जो काम है ये करता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एलआई से जो फूड सॉरी एफसीए का क्या काम है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक बनाना, बफर करना, अपने लिए स्टोर करके रखना अपने पास। उसके बाद दूसरा काम किसका है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये पीडीएस। अब ये डिसाइड करेगा कि किसको कितना अनाज देना है, किसको कितने चावल देने हैं, किस प्राइस पे देने हैं। तो भाई तीन तरह के जो है यहाँ पर कार्ड जारी किए जाते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ राशन कार्ड्स, जिसके जो है जिसके बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कि किसको कितनी प्राइस पे जो है ये चीजें दी जाएंगी। पहला है अंत्योदय कार्ड, जो कि गरीब से गरीब तबका है उसको मिलता है अंत्योदय अंत्योदय कार्ड। आई थिंक इसमें फ्री ही मिलता, सारा कुछ इसमें फ्री देते हैं। उसके बाद है बीपीएल कार्ड फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइंस। जो बीपीएल कार्ड होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन नाम, ये जो बीपीएल इसकी बीपीएल का मतलब ही है बिलो पॉवर्टी लाइन, और इसमें 2 रुपए 5 रुपए केजी के हिसाब से इसमें जो है दिया जाता है राशन। उसके बाद है एपीएल कार्ड्स फॉर ऑल अदर्स, सबके लिए अबव पॉवर्टी लाइन। तो इनको मतलब कोई चीज नहीं दी जाती, इनको कोई छूट नहीं मिलती है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब ऐसे तो है नहीं कि भाई थैला उठाया गाड़ी में भरा और घर घर जाके देने लगे, नहीं। ये कैसे होता है, शॉप्स होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, राशन शॉप्स होती हैं। हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में राशन शॉप्स होती है। वहां पर क्या है, इनको बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप बोलते हैं इनको। और यहाँ पर अपना ये कार्ड दिखा के लोग जो है अपने लिए जो जो चीजें इनके कार्ड पे इनको मिल सकती है वो इनको मिल जाती है फेयर प्राइस पे, ठीक। ये सारा काम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करता है, पीडीएस, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सिक्योर किया था फूड, उसको अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ओके, और इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंट इन द
averting widespread hunger and famine by supplying food from surplus region of the country to deficient one। अब एक एग्जांपल से समझ लीजिए। अब मान लो पंजाब में बहुत अच्छी पैदावार हुई और महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया, तो महाराष्ट्र के लोग भूखे मरने लग जाएंगे। तो पंजाब से क्या करेगी ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पंजाब से व्हीट राइस लेकर महाराष्ट्र में सप्लाई करना स्टार्ट कर देगी। वहां पे जो है मतलब ऐसी कंडीशन उससे जो है ये खुद ब खुद उससे लड़ सकते हैं। तो इसलिए ये जो है पूरी चेन बनी हुई है बफर स्टॉक और पीडीएस सिस्टम की। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हो गया सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम। तो अब हिंदी मीडियम में मैं नहीं भी पढ़ रहा हूं, लेकिन समझा तो सारा हिंदी में ही रहा हूं आपको। ओके, उसके बाद देखिए खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। भाई कोऑपरेटिव कुछ सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव्स होते हैं कुछ, वो पॉलिटी में आपको अच्छे से बताया जाएगा और आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से बता देंगे। These cooperatives are also playing an important role in food security in India। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में अमूल के बारे में बताया था, अमूल जो कि दूध को गांव से लेकर आगे जो है उसको साफ करके शहर में पहुंचाती है, ताकि दूध जो है, वैसे आपको पता है दूध अगर आपने सुबह दूध निकाला है तो शाम तक उसको यूज कर लो, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे वो खराब हो जाएगा। लेकिन अमूल क्या करता है, दूध को लेकर उसको साफ करके कोई प्रोसेस के थ्रू, जो हम आगे आपको साइंस में पढ़ाएंगे सारी चीजें, उस प्रोसेस के थ्रू उसको साफ करके 2-2 3-3 दिन या फिर 30-30 दिन तक भी जो है जो टोन्ड मिल्क होता है वो 28 डेज, मिनिमम 28 डेज वो रह सकता है, वो खराब नहीं होता टोन्ड मिल्क। तो उसको मतलब कुछ प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, उसको साफ करके आगे जो है सप्लाई करते हैं, जैसे अमूल हो गया। तो उसको कोऑपरेटिव्स बोलते हैं, ये संगठन होता है कुछ लोगों का। These cooperative societies set up shops to sell low priced goods to the poor people। तो क्या होता है, जैसे अमूल है, ये कुछ लो प्राइस शॉप भी रखते हैं जो कि गरीबों के लिए। बाकी क्या करते हैं, ये अपना बिजनेस भी इनका चलता रहता है कि ये जो है डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं। दिल्ली में क्या है, मदर डेयरी है, इज मेकिंग स्ट्राइड्स इन द प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो भाई दिल्ली के अंदर मदर डेयरी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो काम कर रही है, जो कि कंट्रोल्ड रेट पे जो दिल्ली सरकार ने लागू किए हुए हैं, डिसाइड किए हुए हैं, उसके ऊपर मिल्क और वेजिटेबल्स प्रोवाइड करवाती है सभी को। अमूल जो है गुजरात के अंदर सेम काम कर रही है। इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर ये एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस है, ये काम कर रही है, एक एनजीओ है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटीज या डिफरेंट डिफरेंट ये जो चीजें हैं काम कर रही है, ठीक। और ये एडीएस है, इसने जो है ग्रेन बैंक भी लगाया है, ग्रेन बैंक, जैसे आपका एटीएम होता है ना, वैसे इन्होंने ग्रेन बैंक लगाया है कि आप लोग अपना इतना राशन ले सकते हो। तो ये सारी है, मतलब इसका इस पहले का क्या मतलब है, ये सारा काम सरकार अकेले नहीं कर सकती। सरकार कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करवा देती है और सरकार दूसरे लोगों को कह देती है कि हमारे से ये काम नहीं हो रहा, तो आप भी हमारे साथ जुड़ के ये काम कीजिए। तो अब अमूल है, अमूल ये जो काम है ये भी कर रहा है, फूड सिक्योरिटी का काम भी कर रहा है। आपने देखा होगा अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट भी आते हैं, अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, आपने देखा होगा। तो वो ये अपना फायदा तो इस साइड से निकाल रहा है और सरकार के लिए भी ये काम कर रहा है। इसी तरह से मदर डेयरी के बहुत सारे प्रोडक्ट खुद के भी आते हैं और इस तरह से ये गरीबों की मदद भी हो जाती है। तो खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका इस तरह से है। तो मेंस में अगर आपको आंसर लिखने को लिए पूछा जाएगा तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। आगे देखिए इसमें आप, द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। दिस एक्ट प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस एंड इनेबल्स पीपल टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, तो इस एक्ट का यही काम है कि लोगों को अच्छा खाना मिले, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिले उनको, और वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें और सम्मान के साथ अपनी लाइफ जी सकें। अंडर दिस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन and 50% of the urban population have been categorized as eligible household for food security। तो वही 75% गांव के लोग और 50% शहरी लोगों को फूड सिक्योरिटी के लिए एलिजिबल माना गया है कि इनको जो है कम प्राइस पे चीजें मिलनी चाहिए। The introduction of rationing in India dates back to the 1940s against the backdrop of the Bengal famine। The three important food interventions
प्रोग्राम्स वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर राशनिंग। तो भाई 1940 के अंदर, जब 40 के दशक में जब बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, उस टाइम पे ये राशनिंग का जो है इंट्रोड्यूस किया गया था कि राशन लोगों को सरकार प्रोवाइड करवाएगी। तो अभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी यही कहा गया है। और अब 3 स्कीम्स चल रही हैं, जो मेनली 3 है, वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो मैंने आपको बहुत बार कहा है कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स जो है करेंगे, अलग से करेंगे। तो फूड सिक्योरिटी के 3 मेन प्रोग्राम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस, एक है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये ध्यान रखना, सर्विसेज है यहाँ पर, स्कीम मत लिखना, कई बार बच्चे स्कीम से कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये 1975 में 2 अक्टूबर 1975 को लागू किया गया था ये। और फूड फॉर वर्क इन 1977-78। इसके अलावा एक वर्ड आता है सब्सिडी। फूड सिक्योरिटी में सब्सिडी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। ये पूरा यहाँ पर करवा दिया मैंने। ये यहाँ तक चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया आपका, सारी थ्योरी हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। सब्सिडी क्या होती है? मान लीजिए कोई एक चीज है जिसकी प्राइस है 50 रुपीज, कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 50 रुपीज। एक गरीब आदमी, जो पुअर पीपल है, वो इस चीज को लेना चाहते हैं, या फिर आप ये मान लो कि इनके लिए जरूरतमंद, इसकी जरूरत है इनको। तो क्या है, ये चीज इनको जो है 20 रुपए में मिल जाएगी, 20 रुपीज में। और बाकी जो 30, इसकी वैल्यू तो 50 रुपए है, तो 30 रुपए में दुकानदार तो घाटा खाएगा नहीं। तो ये 30 रुपए घाटा कौन खाएगा? ये 30 रुपए सरकार देगी। जब ये 30 रुपए सरकार देगी, तो ये 30 रुपए सब्सिडी होगी। जो जिसको चाहिए थे उसने सिर्फ 20 रुपए पे किए, इसकी एक्चुअल वैल्यू 50 है, तो 30 रुपए कहाँ से आए? सब्सिडी के थ्रू। आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये मैंने एक छोटा सा वैसे एग्जांपल से समझा दिया कि सब्सिडी अगर कोई वर्ड क्वेश्चन में आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि सब्सिडी क्या है, सर ने तो बताया नहीं। ये होगा सब्सिडी। एक और चीज याद रखिए, राशन कार्ड की जो राशन शॉप्स होती हैं, उस पे सिर्फ और सिर्फ व्हीट और राइस ही नहीं मिलते, इसके अलावा और भी काफी सामान मिलता है, जैसे व्हीट, राइस, मिट्टी का तेल पहले मिलता था, अब बंद हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी दालें हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिलती हैं, चीनी भी मिलती है राशन शॉप्स पर। और इसके अलावा अब मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ चीजें और होंगी तो हम लोग जो है जैसे ही करंट अफेयर में ऐड करेंगे तो करंट अफेयर करवा दूंगा। करंट अफेयर में बता देंगे क्या क्या चीजें मिलती हैं, और आगे वाले चैप्टर्स में अगर ऐसा कोई टॉपिक दोबारा है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो ये पूरी थ्योरी कवर हो गई। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कर लेना, थ्योरी पक्की हो जाएगी और क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, लेवल 1, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स, भोजन की समर्थता का क्या अर्थ है? अब अफोर्डेबिलिटी क्या होता है? ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। हमने ऊपर जब पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि सभी लोगों के लिए फूड अवेलेबल हो, उनकी कैपेसिटी के अंदर हो, वो खाना खरीद सकें, लेकिन एक्सेप्टेबल क्वालिटी का। ऐसा नहीं है कि गंदा खाना खरीदना पड़े उनको, नहीं, तो उसको बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक। राइट आंसर क्या है? डी। व्हेन देयर इज सरप्लस फूड द प्राइस ऑफ फूड विल। अब फूड बहुत ज्यादा हो गया, सरप्लस हो गया कोई चीज, जब अतिरिक्त भोजन होगा तो भोजन की कीमत बढ़ जाएगी, गिर जाएगी। यहाँ पे इसने तो मतलब हिंदी में तो पूरा ही लिख दिया, कोई बात। When there is surplus food, the price of food will क्या होगा? राइज करेगा, फॉल करेगा, रिमेन्स द सेम, या नन ऑफ द अबव। तो भाई अगर किसी चीज की अधिकता हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसका जो प्राइस है वो गिर जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। अब आपको पता है कि मार्केट में, एक एग्जांपल से समझिए, चलो फ्रूट की बात करते हैं। जब सीजन के अंदर फ्रूट होते हैं, सीजनल फ्रूट, कोई भी फ्रूट लगा लो, जैसे कि वाटरमेलन की बात करते हैं, जिसको तरबूज बोलते हैं, तरबूज। जब ये सीजन होता है इसका, तब ये 5 रुपीज, 8 रुपीज या 10 रुपीज पर केजी मिल जाता है। लेकिन जब आप इसको ऑफ सीजन, अगर किसी का मन हो कि भाई मुझे तो तरबूज खाना है, ऑफ सीजन खरीदने जाओगे तो 30 से लेकर 50 रुपए पर केजी तक मिलेगा आपको। मतलब वो जो तरबूज होता है ना 5 किलो का, मिनिमम वेट जो मैंने 5 किलो वैसे ले लिया, ये आपको अगर गर्मियों में लेने जाओगे ना, तो ये आपको पड़ेगा 50 रुपए का या 70 रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का। लेकिन यही जब आप ऑफ सीजन में खरीदने जाओगे सेम तरबूज को, तो क्या हो जाएगा, यही जो आपको एक छोटा सा तरबूज है, ये 250 से 300 रुपए का एक तरबूज मिलेगा। इसका कारण क्या है? भाई गर्मियों में इसकी सप्लाई बहुत रहती है, सप्लाई रहती है तो इसका प्राइस जो है नीचे रहता है, और जब सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई चीज अगर बढ़ जाएगी तो प्राइस क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, ठीक। तो समझ आ गया आपको, तो इसका प्राइस गिर जाता है। नेक्स्ट देखिए,
भाई कोई एग्जांपल अगर कभी ना समझ आए ना तो वीडियो को 10 20 या 30 सेकंड रिवाइंड करके उसको दोबारा सुन लिया करो। कई बार क्या होता है कि भाई मैं तो एक बार में बता के निकल गया, आपको समझ नहीं आया तो भाई वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लो, 2 बार सुन लो, 3 बार सुन लो, 4 बार सुन लो, समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मतलब पर्शियन लैंग्वेज यूज़ कर ली तो आपको समझ नहीं आएगी, आएगी समझ। हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, इससे मतलब आसान तो क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज कॉज, तो भाई जो प्राकृतिक आपदा का कारण क्या हो सकता है, इसके इससे क्या क्या हो सकता है? डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, बिल्कुल भाई। अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भाई फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अब हमारा आंसर ये हो सकता है, नहीं, इसमें ऑल ऑफ द अबव भी दिया गया तो हम बाकी सारे भी पढ़ेंगे। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, भाई फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन तो इंक्रीज नहीं हो सकती। हायर इनकम फॉर फार्मर्स, भाई अगर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया तो फार्मर की इनकम खत्म हो जाएगी, हायर कहां से होगी? तो भाई इसलिए हमारा आंसर क्या है? ए, राइट आंसर ए, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर इज कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं? फेमाइन। दूषित जल के जबरन उपयोग से होने वाली भूखमरी और महामारी से होने वाली मौतों को क्या कहा जाता है? तो उसको अकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेमाइन। ठीक, अभी पढ़ के हटे थे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, भाई हरित क्रांति आने से किस किस चीज की प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुई थी? व्हीट, राइस, तो मैंने आपको बहुत जोर देके बताया था कि व्हीट एंड राइस दोनों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हो गई थी, सी। व्हीट एंड राइस आर परचेज्ड फ्रॉम द फार्मर्स फॉर बफर स्टॉक बाय, तो ये कौन खरीदता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टॉक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, व्हीट एंड राइस कॉर्पोरेशन या बफर कॉर्पोरेशन? सिंपल क्वेश्चन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसको खरीदता है, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द कंट्री, निम्नलिखित में से किस देश में खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या है? डी, उपरोक्त सभी। आपको पता है, मैंने बताया था, आपने लाइन पढ़ी होगी, याद होगा, नहीं याद तो भाई फिर से रिपीट कर लो लेक्चर को, याद आ जाएगा। ठीक है। इनएडिक्वेट डाइट एंड फूड लीड्स टू, भाई इनएडिक्वेट मतलब खाना इनएडिक्वेट है और फूड से क्या होगा? अपर्याप्त आहार और भोजन, अपर्याप्त आहार से क्या होगा? मतलब आपको 2 रोटी की भूख है, डेली आपको 1 रोटी मिल रही है, सुबह 1 रोटी शाम। आप 2 रोटी सुबह खाना चाहते हो, 2 रोटी शाम को खाना चाहते हो, मतलब आप भूखे रहते जा रहे हो बार-बार, तो इससे क्या होगा? इससे आपकी भूख बढ़ती जाएगी। उससे क्या होगा? क्रोनिक डिजीज, जिसको क्या बोलते हैं? पुरानी भूख। मैंने आपको बिल्कुल हाइलाइट करके बताया था कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। When a person is unable to get work for the entire year, it leads to, मतलब उस टाइम तक तो उसको काम मिल गया, काम मिला, अच्छा खाना खाया, फिर काम नहीं मिला, खाना नहीं मिला, तो इसको क्या होगा? जब किसी व्यक्ति को पूरे साल काम नहीं मिलता तो ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं सीजनल हंगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है और फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, ये क्रोनिक हंगर, सीजनल हंगर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। सिंपल सी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं, देख लो। और ये मेरे जो नोट्स होते हैं बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटीज नहीं है, इसमें मैंने जो रेफरेंस बुक से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उठा के डाल देता हूँ, ताकि क्या हो कि अगर आप देखो बच्चों, एनसीईआरटी तो फिर पढ़ी है सारी, कोई भी पढ़ सकता है, मैं अपने इनपुट्स डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए एनसीईआरटी और जो आपकी रेफरेंस बुक्स है वो आसान हो जाए। दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तभी तो फायदा है इन लेक्चर्स का। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस एमएसपी इज, तो क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर द क्रॉप्स, बिल्कुल भाई क्रॉप्स से पहले अनाउंस कर दिया जाता है, ये सही है। अब इसमें ऑल ऑफ द अबव दे रखा तो हम बाकी भी पढ़ेंगे। डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन, बिल्कुल भाई बुआई से पहले ही सरकार इसको घोषित कर देती है। टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू द फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स, तो मैंने भी यही लाइन बिल्कुल सेम टू सेम बोली थी कि एमएसपी से क्या होता है? एमएसपी एक लालच देती है सरकार इसको, किसान को, कि भाई इस रेट पे आपको, इस रेट पे तो सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी, मार्केट रेट इससे ऊपर होगा तो आपको मार्केट रेट, आप मार्केट में जाके बेच सकते हो अपनी जो फसल है, लेकिन अगर मार्केट में नहीं इससे ज्यादा रेट होगा तो हम तो इतना आपको देंगे, तो आप इसकी प्रोडक्शन करो। तो इसलिए ये इंसेंटिव है एक हिसाब का,
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? डी। हिंदी में भी सेम लिखा हुआ है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम बाय विच फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज, तो कौन सी है, क्या है, कौन सा सिस्टम है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। इसमें क्या है कि शॉप्स होती हैं, गवर्नमेंट रेगुलेटेड शॉप्स हैं, जो कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करती हैं भोजन। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इशूड फॉर द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन? भाई बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो कौन सा कार्ड होगा उनके लिए? बीपीएल कार्ड। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इसका बी है और इसका बीपीएल, इसका सी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, फूड ग्रेन्स एंड अदर आइटम्स आर सोल्ड टू पीपल एट प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस थ्रू। भाई इसमें देखो, खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं लोगों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर किसके माध्यम से बेची जाती है? लोअर शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स, गरीब शॉप्स मतलब पुअर शॉप्स, नन ऑफ द अबव। तो क्या है? फेयर प्राइस शॉप्स। तो राशन कार्ड्स को क्या बोलते हैं? सॉरी, जो राशन कार्ड नहीं, जो राशन डिपो होते हैं या राशन शॉप्स होती हैं, उनको फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है, उचित मूल्य की दुकानें। सिंपल है क्वेश्चन। अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी है तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। द टाइप ऑफ पेमेंट दैट ए गवर्नमेंट मेक टू प्रोड्यूस टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज। एक वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के लिए एक निर्माता को सरकार द्वारा दिए जाने वाले भुगतान के प्रकार को जाना जाता है, क्या कहा जाता है? उसको सब्सिडी बोलते हैं। मैंने यही आपको समझाया था, सब्सिडी। राइट आंसर है सी। बाकी इसकी भाई अगर इसको समझ नहीं आया यहाँ पर कुछ आपको, इसकी एक्सप्लेनेशन है, स्पष्टीकरण आपको साथ में मिल जाते हैं, तो उसमें से आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्रॉट द व्हाइट रेवोल्यूशन टू द कंट्री? कौन लेकर आया व्हाइट रेवोल्यूशन कंट्री में? भाई अमूल। राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन देश में श्वेत क्रांति को लेकर आया था? श्वेत क्रांति, इसको दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं। श्वेत आपको पता है दूध का रंग क्या होता है, श्वेत व्हाइट होता है, इसको व्हाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, और इससे संबंधित अमूल है, मदर डेयरी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज of the rural population that has been categorized under the National Food Security Act 2013 as eligible household for the food security। भाई यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन की बात हो रही है कि कितनी रूरल पॉपुलेशन एलिजिबल है, जो कि पात्र है किसकी? फूड सिक्योरिटी की। रूरल तो 75% रूरल पॉपुलेशन थी और 55%, सॉरी 50% अर्बन पॉपुलेशन से शहरी। हम ये पढ़ के आए जब फूड सिक्योरिटी पढ़ा था हमने, ऊपर फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ा था ना, उसमें मैंने ये करवाया था आपको। 1 मिनट में पानी पी लूं। इसका हो गया डी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन ऑर्डर टू हेल्प द पुअर पीपल द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स them food grains from the PDS at a price much lower than the market price. This price is known as। भाई गरीब लोगों की मदद करने के लिए सरकार उन्हें बाजार मूल्य से बहुत ही कम कीमत पर पीडीएस से खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। इस कीमत को क्या कहा जाता है? एमएसपी, इशू प्राइस, मर्चेंट प्राइस या एमआरपी? भाई एमएसपी तो किसानों को मिलता है, एमआरपी हो नहीं सकता। मर्चेंट प्राइस कौन सा होता है? व्यापारी मूल्य भी नहीं है, तो कौन सा बच गया? इशू। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द राशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो भारत में राशन व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1940 में। जब कहां पे अकाल पड़ा था? बंगाल में। आईसीडी स्टैंड फॉर, आईसीडी का क्या मतलब है? इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये नहीं है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम? दोनों में कंफ्यूजन हो गई यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है प्यारे बच्चों। 2 अक्टूबर 1975 को इस स्कीम को क्या है? लॉन्च किया गया था।
सॉरी यहाँ पर मैंने सी टिक कर दिया, सी नहीं आएगा, बी आएगा। उसके बाद हमारा ये लेवल 1 क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए हैं। अब हमारे लेवल 2 क्वेश्चन है। लेवल 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू फूड सिक्योरिटी। भाई ये यहाँ पर लेवल 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख लीजिए। मैं दोनों को बराबर ले आता हूँ ताकि लाइन टू लाइन आप लोग जो पढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। तो फूड सिक्योरिटी तभी इंश्योर होगी जब सभी के लिए इनफ खाना होगा। पहला पॉइंट यहाँ पर ठीक है। हमें क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखनी, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। दूसरी देखिए, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ ऑल द पुअर हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। पहली नजर में देखो तो ये जो स्टेटमेंट है देखने को ठीक लग रही है, लेकिन इसने एक जो है गड़बड़ कर रखी है। वो क्या है वो देख लीजिए, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पर लिखा है अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल, यहाँ पर क्या है ओनली इफ ऑल द पुअर हैव। ऑल द पुअर नहीं है, सभी के लिए है, सभी के पास क्वालिटी फूड जो है खरीदने की कैपेसिटी हो। तो ये इसलिए गलत हो गया। तो जिसमें 2 है वो हम हटा देते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। सेकंड पॉइंट हटा दिया, करेक्ट हमारा 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। मैं डेली आपको ये सिस्टम एलिमिनेशन मेथड करवाता हूं ताकि आप एग्जाम में इसको परफॉर्म कर सके, भूले ना। चलो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन ए कंट्री ओनली इफ देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस टू फूड। बिल्कुल ठीक है कि भाई कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई जिसके पास पैसा है वो जाके खाना खरीद सकता है। कई बार क्या होता है कि भाई पैसा है, लोगों के पास पैसा तो है लेकिन खाना ही अवेलेबल नहीं है, तो उससे क्या, वो फूड सिक्योरिटी तो नहीं होगी। सिर्फ पैसे से खाना नहीं आता, खाना और भी कई चीजों से। तभी तो सरकार एमएसपी लागू करती है, तभी तो सरकार पीडीएस कर रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बफर स्टॉक्स। तो जैसे जैसे आप इकोनॉमी पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप चीजें समझते जाएंगे, अभी तो आपकी एबीसीडी चल रही है बच्चों। मैं आपको डेली बोलता हूँ अभी तो आपकी एबीसीडी चल रही है। एक बार जेड तक पहुंच तो जाओ, बाकी सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। इसका राइट आंसर क्या है, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है, इसमें देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। हमें करेक्ट देखनी है। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड डिक्रीजेस ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज एंड द प्राइसेस ऑफ द फूड आल्सो फॉल्स। भाई प्रोडक्शन तो कम होगी अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाएगी, लेकिन इसके जो प्राइसेस हैं वो फॉल्स होंगे नहीं। अगर प्रोडक्शन नीचे जाएगी तो प्राइसेस क्या है, बढ़ जाएंगे। ये हमेशा अपोजिट, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर एक एरो नीचे जा रहा है तो दूसरा एरो ऊपर जाएगा, अगर एक एरो ऊपर जा रहा है तो दूसरा एरो हमेशा नीचे जाएगा। तो ये गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ ए नेचुरल कैलेमिटी इज स्ट्रेस्ड ओवर ए लॉन्गर पीरियड इट मे कॉज ए सिचुएशन ऑफ सर्वाइवल। भाई अगर कोई कैलामिटी, कोई अगर अप्राकृतिक आपदा लंबी खींची जाती है तो इससे बचने की स्थिति पैदा कैसे हो सकती है। बिल्कुल गलत है, ये सिस्टम भी हमारा, ये पॉइंट भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट करेक्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या है, डी। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी लंबे समय तक खिंच जाए तो अकाल बन जाता है, वो क्या बोलते हैं उसको, फेमिन बोलते हैं। अकाल पड़ जाता है वो, उसको अकाल कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सर्वाइव करना सीख जाते हैं, बहुत मुश्किल कंडीशन में सर्वाइव करना हम लोग सीखते हैं। वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द अर्बन एरियाज द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हुज वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि अर्बन एरियाज में जिसकी सैलरी 5,000 है वो इनसिक्योर है, वो फूड इनसिक्योर, वो कभी भी फूड सिक्योर नहीं है। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ पर ठीक है। तो हमें यहाँ से करेक्ट आंसर ही पूछा गया, करेक्ट आंसर पूछा है। दूसरा, द SC एंड STs हु हैव पुअर लैंड बेस्ड आर प्रोन टू फूड इनसिक्योरिटी। बिल्कुल ठीक है कि भाई एक लैंड होल्डर है जिसके पास 100 एकड़ जमीन है, एक दूसरा जिसके पास 1 एकड़ जमीन है। तो भाई ये 1 एकड़ में कहाँ क्या कुछ उगाएगा, क्या खाएगा, क्या ये बेचेगा मार्केट में, क्या ये अपने लिए उगाएगा। तो भाई जिनके पास लैंड कम होती है तो वो भी फूड इनसिक्योरिटी होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। दूसरा भी ठीक है। द फूड इनसिक्योर पीपल आर लार्ज इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीनों पॉइंट यहाँ पर ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है हमारा डी।
सभी बिंदु यहाँ पर जो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हंगर इज वन एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। तो भाई हंगर एक ऐसा एस्पेक्ट है जो फूड इनसिक्योरिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है फूड इनसिक्योरिटी का। हंगर इज वन एस्पेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये हंगर इज एक ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, भूख तो किसी को भी लग सकती है यार, मतलब ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, इसमें करेक्ट पूछा गया। हंगर इज वन एक्सपेक्ट, मतलब भूख खाद्य सुरक्षा का संकेत देने वाला एक पहलू है। ऐसा थोड़ी भाई, भूख तो किसी को भी लग जाती है, जिसके पास पैसा है, फूड सिक्योर है, भूख उसको भी लग सकती है। तो ये गलत है, जिसमें एक है वो हम हटा देते हैं। भाई इन दोनों में एक है, तो ये हम हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑल पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। भाई क्रॉनिक हंगर के अंदर ऑल पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। भाई यहाँ पर देखिए, सभी लोग अपनी बहुत कम आय के कारण पुरानी भूख से पीड़ित हैं। सभी लोग नहीं आएगा यहाँ पर, ये पहली चीज नोट कीजिए। तो ये यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, ऑल पीपल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड इट इज प्रेवलेंट ओनली इन रूरल एरियाज। तो मैंने आपको क्या कहा था कि भाई जो सीजनल हंगर है जरूरी नहीं है कि रूरल एरियाज में हो, ये अर्बन एरियाज में भी होती है, वहां पर भी लोगों को कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। तो ये भी हमारा गलत है। तो इसमें तो सारी गलत है, ऑप्शन दिया नहीं हुआ, तो हम इसको बी टिक करेंगे। सही क्या, हंगर इज वन एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। तो अगर कोई व्यक्ति काफी समय तक लंबे समय तक भूखा रह रहा है, तो भाई वो फूड इनसिक्योर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन गलत नहीं है, कुछ बच्चों को लगा कि सर क्वेश्चन गलत है या फिर समझाने का थोड़ा तरीका गलत है। देखो, पहली नजर में जब मैंने देखा क्वेश्चन तो मुझे लगा था कि पहला पॉइंट भी गलत है, ठीक है, लेकिन दूसरे दो पॉइंट तो 100% गलत है। तो जिसमें दो है हमने वो हटा दिया, जिसमें तीन है हमने वो हटा दिया, ये दोनों तो गलत है। अब हमारे पास एक ही आंसर बचता है बी, तो हमने इसको टिक किया और ये ठीक भी है। क्यों? क्योंकि अगर इसको थोड़े से दूसरे एस्पेक्ट से देखें कि भाई जो आदमी लंबे समय तक भूखा रह रहा है, हंगर इज वन एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी, तो भाई भूख के कारण वो फूड इनसिक्योर हो सकता है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। आप जब इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया adopted a new strategy in agriculture which resulted in the green revolution, especially in the production of wheat and rice। तो बिल्कुल सही है ये हमारा पॉइंट। इंडिया हैज बिकम ए सेल्फ रिलायंस, तो ये यहाँ पे चल रहा है, देख लीजिएगा। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट in food grains during the last 30 year because of variety of crops grown all over the country। तो भी बिल्कुल हमारा ठीक है कि 30 साल तक ये हमारा जो है, लास्ट 30 साल से हम लोग जो है सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं फूड ग्रेन्स में। तो इसमें करेक्ट पूछा गया, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो सी एक और दो दोनों यहाँ पर ठीक है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बफर स्टॉक्स। बफर स्टॉक्स इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक है, बफर स्टॉक क्या होता है, मतलब सरकार फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत, इसके थ्रू। पहला पॉइंट ठीक है हमारा। दूसरा, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया परचेजेस व्हीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर इन स्टेट वेयर देयर इज लेस प्रोडक्शन। भाई लेस प्रोडक्शन है तो किसान खुद के लिए रखेगा या बाहर बेचेगा, तो ये दूसरा पॉइंट गलत है। जहां जहां पे दो है वो हटा दो। चलो जी, ये दो हट गया, एक तीन और चार हमारा आंसर आ गया। करेक्ट पूछा गया था, एक तीन और चार। चलो फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। द फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड, ये मैं इसलिए बताता हूं, अभी हमारे पास टाइम है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये सही क्यों, ये गलत क्यों, मैं बताता हूँ। एग्जाम में क्या होता है, आपके पास एग्जाम में टाइम कम होता है, टाइम आपके पास लिमिटेड रहता है। लिमिटेड टाइम में आपने देखा कि भाई दूसरा तो बिल्कुल गलत है, तो भाई वो 100% श्योर थे आप लोग कि भाई कहाँ से खरीदेगी एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उस स्टेट से खरीदता है जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होती है, एक्सेस प्रोडक्शन है, यहाँ पे लेस प्रोडक्शन है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत है।
आप इसमें से 100% नहीं 200% श्योर हो, तो भी दूसरा एलिमिनेट कर दिया आपने, तो फिर यही बचा। अब बाकी चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव कर सकते हो। ये आप 200% ये एप्लीकेबल रहेगा, अगर जिसमें आप 200% श्योर रहेंगे तो। हाँ, आपके बेसिक्स ही वीक हैं, पता ही नहीं है, कुछ तुक्के मार रहे हो, भाई फिर ये एलिमिनेशन मेथड खराब ही करेगा आपको। तुक्के मारने के लिए एलिमिनेशन मेथड नहीं है। हाँ, जिसके बेसिक स्ट्रांग है उसके लिए एलिमिनेशन मेथड वरदान है, अदरवाइज एलिमिनेशन मेथड अभिशाप हो जाएगा। ठीक। The food grains are stored to distribute in deficient areas among the poorer strata of the society at a price lower than the market price। बिल्कुल ठीक है भाई। सिक्योर इसलिए करती है सरकार ताकि फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जहां पे जरूरतमंद लोगों को मार्केट प्राइस पे लोग नहीं खरीद पाते, वहां पे सरकार जो है खुद उनको जो है लोअर प्राइस पे देती है। ठीक है। ये बफर स्टॉक्स हेल्प resolve the problem of shortage of food during adverse weather condition और during period of calamity। बिल्कुल सही है कि भाई जैसी मर्जी कंडीशन, अगर बफर स्टॉक आपके पास पड़ा है तो जितना मर्जी बुरा समय आ जाए, अगर आपके पास बफर है तो आप खुद को सर्वाइव कर जाओगे, संभाल लोगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो आप और हम बैठे विचार विमर्श करते हैं कि ये गलत है या सही है। करेक्ट आंसर देखना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर प्री अनाउंस्ड प्राइसेस फॉर द क्रॉप्स। तो प्री अनाउंस्ड प्राइस होते हैं, बिल्कुल भाई पहले अनाउंस कर दिए जाते हैं। द एमएसपी इज डिक्लेयर्ड, भाई यहाँ पे पी भाग जा गई, इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर आफ्टर द सोइंग सीजन। भाई आफ्टर द सोइंग सीजन मतलब फसल बो दी उसके बाद ये बताएंगे? नहीं, क्या था? बिफोर द सोइंग सीजन, ताकि जो नहीं बो रहे फसल को, जो व्हीट नहीं उगाना चाहते, जो राइस नहीं उगाना चाहते, वो उसका रेट सुन के क्या उगाएं। तो यहाँ पे बिफोर आएगा, बाकी स्टेटमेंट चाहे नहीं पढ़ो, यहीं पे गलत हो गया। चलो ठीक है, दो को हटा देते हैं। राइट आंसर क्या हो गया? ए। लेकिन अगर दोनों गलत हो तो फिर ये नहीं हटेगा बच्चों, अगर दोनों गलत है तो फिर ये नहीं हटेगा, फिर डी आएगा। तो राइट आंसर हमारा ए है इसका। ओके, राइट आंसर ए। सॉरी, ये ए है बच्चों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन शॉप से काम करता है, जो कि किसके लिए यूज होता है? तो जो गरीब तबका है उनमें राशन वितरित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हमारा ये ठीक पॉइंट है। हमें करना क्या है? करेक्ट पॉइंट बताने इसमें से। किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर इनकरेक्ट बताने होते हैं या नॉट करेक्ट बताना होता है, तो वो देख लिया करो। Ration shops keep stock of all cooking items which are sold to people at price lower than the market price। भाई ऑल कुकिंग आइटम्स ऐसा तो नहीं है, ये तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि कुछ एक आइटम्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ऑल नहीं है, दूसरा हमारा खत्म। तो भाई ये लो, हमारा आंसर नहीं आया इस बार, क्योंकि दो ऑप्शन है जिसमें दो का यूज नहीं किया गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमें तो लगा था इस बार भी काम आसान हो गया, लेकिन काम आसान नहीं हुआ। The PDS has proved to be the most effective instrument of the government policy in the stabilizing prices and making food available to the consumers at affordable prices। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने ये चीज प्रूव की है। इधर पढ़ लीजिए तीसरा पॉइंट। पीडीएस कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर भोजन उपलब्ध कराने में सरकार की नीति का सबसे प्रभावी साधन साबित हुआ है। अब हुआ है या नहीं हुआ? तो भाई बिल्कुल हुआ है ये भी। देयर आर थ्री काइंड ऑफ राशन कार्ड्स, तो हमें पता है थ्री। अंत्योदय, दूसरा था बीपीएल, तीसरा था एपीएल। तीन तरह के राशन कार्ड होते हैं। तो हमारा ये कौन सा पॉइंट हो गया? एक, तीन और चार, इसका बीच राइट आंसर है। मैं क्वेश्चंस पे बिल्कुल आराम आराम से ध्यान ध्यान से करवा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, यही स्टेटमेंट्स होती हैं। और कुछ स्टेटमेंट्स एग्जामिनर कहीं चांद से थोड़ी उठा के लाएगा। इकोनॉमी में क्वेश्चन है तो इकोनॉमी की यहीं से आएंगी सारी स्टेटमेंट्स, तो ध्यान से पढ़ लो। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा देता हूँ क्वेश्चंस पे, ताकि बच्चों का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, और एक्सप्लेनेशन अपने आप पढ़ लेना बच्चों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन कौन सी स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट इसमें भी देखनी है हमें। अमूल हैज हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग द व्हाइट रेवोल्यूशन इन द कंट्री। तो अमूल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बिल्कुल सही है ये। ए सब्सिडी इज ए पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक टू ए प्रोड्यूसर
टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो बिल्कुल सब्सिडी वही होती है जो क्या करती है, जो सरकार किसी वस्तु के बाजार मूल्य को पूरा करने के लिए उत्पादक को देती है। सब्सिडी मैंने आपको बताया था इजी लैंग्वेज में। सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस हाई while maintaining a higher income for the domestic products। तो भाई सब्सिडी ऐसा कंज्यूमर प्राइस को हाई तो कभी नहीं करती, सब्सिडी से कंज्यूमर प्राइस नीचे आ जाता है। तो तीसरा गलत है, तो भाई तीसरा हटा देते हैं। लीजिए आपका आंसर आपके सामने तैयार है, ये इसका सही उत्तर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हम पढ़ के आए हैं, उसमें से देखते हैं क्या क्या कुछ हमें समझ में आया, क्या क्या चीजें हमारे याद हैं। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड इनेबल्स पीपल टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी। बिल्कुल ठीक है, ये एक्ट ने, फूड सिक्योरिटी एक्ट ने 2013 में ये कोशिश की है सबके लिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हो अफोर्डेबल प्राइस पे, और सब अपनी जो है लाइफ को सम्मान के साथ जी सके। तो ये हमारा पहला पॉइंट ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर दिस एक्ट 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैव बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हाउसहोल्ड फॉर द फूड सिक्योरिटी। तो ये भी हमारा ठीक है। पर हिंदी मीडियम वालों सॉरी यार, अगर मैं ये दोनों पढ़ूंगा तो ये लेक्चर 3 घंटे से ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये देखो पूरी पूरी चीजें सेम टू सेम लिखी हुई हैं। जब मैं हिंदी को इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके बोल रहा हूँ, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तो मैं यही पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखो। इसका राइट आंसर क्या है? सी। दोनों पॉइंट हमारे ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्यों करवाए जाते हैं? लैंग्वेज बच्चों, लैंग्वेज की एग्जामिनर किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। अब इससे पहले आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में थे, लेकिन जो पेपर में पूछेंगे उनकी लैंग्वेज देखना कितनी उटपटांग रहेगी। पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट सपोर्ट प्राइस इंश्योर द फॉलोइंग। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की सार्वजनिक खरीद निम्नलिखित सुनिश्चित करती है। क्या सुनिश्चित करती है? स्टेबिलिटी इन द फार्म प्राइस, स्टेबिलिटी सुनिश्चित करती है, बिल्कुल करती है। रिमनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स, बिल्कुल भाई, किसानों को लाभकारी मूल्य प्रोवाइड किया जाए, अदरवाइज अगर किसी को लाभ नहीं होगा तो वो नेक्स्ट टाइम उगाएगा ही नहीं चीजें। बिल्डिंग फूड स्टॉक्स फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल फूड स्टॉक्स बनाए जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट सपोर्ट प्राइस इंश्योर द फॉलोइंग। तो ये तीनों चीजें ये इंश्योर करता है। राइट आंसर क्या है इसका? सी इसका सही उत्तर है। तो आप अब खुद मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, या फिर अगर आप मेरे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं या फिर आप हमारे प्राइवेट चैनल्स में देख रहे हैं, तो आप बताएंगे मुझे कि लैंग्वेज में डिफरेंस है या फिर नहीं है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है और जो क्वेश्चंस की लेवल 1 लेवल 2 की लैंग्वेज में, इसमें फर्क आपको लगता है या नहीं, कोई डिफरेंस फील होता भी है या नहीं। अगर नहीं फील होता तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हटा देंगे। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर यील्ड्स। कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए यहाँ पर, इफ द मार्केट प्राइस इज हाई फार्मर विल सेल देयर प्रोड्यूस टू द गवर्नमेंट। भाई ये तो कोई जरूरी नहीं, अगर मार्केट प्राइस हाई है, मैंने आपको क्या बताया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है कि अगर सरकार मतलब कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार इस मूल्य पे जरूर खरीदेगी। अगर मार्केट प्राइस हाई है तो आप मार्केट में जाके बेच सकते हो। एमएसपी ये तो नहीं कहती कि आप मार्केट प्राइस हाई है फिर भी हमारे पास बेचो, नहीं। तो ये पहला पॉइंट गलत है। पहला गलत है तो जिसमें एक है हम उसको हटा देते हैं। करेक्ट पूछा गया, एक वाले को हटा दिया। दिस इंश्योर्स मिनिमम फिक्स्ड प्राइस ऑफ फार्मर यील्ड्स, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है कि भाई एक श्योरिटी हो जाती है कि कम से कम इतना प्राइस तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो दूसरा ठीक है। उसके बाद देखिए, इट इज हेल्प्ड इन फूड सिक्योरिटी मिशन, बिल्कुल ये फूड सिक्योरिटी मिशन में हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट भी ठीक है। इट इज हाईली प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स एज दे अर्न इमेंस प्रॉफिट ऑन द यील्ड्स। तो भाई ये हाईली प्रॉफिटेबल तो नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या मतलब है कि आपको नुकसान नहीं हो सकता, नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, आपके नुकसान को हम ओवरकम कर देंगे, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे दिया, ऐसा नहीं कर रही सरकार। तो चौथा पॉइंट भी गलत है यहाँ पर। तो 2 और 3 ठीक है, 4 वाला भी हटा दो, तो राइट आंसर है ए।
तो भाई इस तरह से एक एक लाइन को किया कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़ के चीजों को अच्छे से चीजों को समझिए। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन ताजमहल बनने में समय लगा था। ताजमहल एक दिन में खड़ा नहीं हो गया था। अगर कोई कहे ना कि भाई मैंने सोचा ताजमहल बनाना है तो एक दिन में बन जाएगा, नहीं। ताजमहल और बीबी का मकबरा, दोनों का आप कंपेयर कर लेना, आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। टाइम की वैल्यू समझ आ जाएगी कि टाइम लगने से चीजें किस तरह से अच्छी बनती हैं, अच्छी निखरती हैं। तो भाई लेक्चर लंबा जरूर हो गया, लेकिन जो चीजें पढ़ाई हैं, समझाई हैं, कि कितनी फायदेमंद है आपके लिए, कितनी बेनिफिशियल है, कितनी लाभकारी है, आपको एग्जाम में जाके पता चलेगा कि ठीक है, राय सर ने जो पढ़ाया था, जो करवाया था, वो डायरेक्ट हमारे माइंड में सेव हो चुका है, स्टोर हो चुका है। एक रिवीजन की देरी है, उसके बाद कुछ आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक। अब ये आंसर दे रखे हैं स्पष्टीकरण के साथ उत्तर, तो आप ये देख सकते हो। ये पूरे हिंदी में दिए गए, सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ये एक एक चीज बताई गई है कि पहला कथन है ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, कथन 2 ये क्यों गलत है, ये कथन 3 गलत है तो क्यों गलत है, इसका सही क्या है, आंसर विद एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें दी गई। ठीक है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमें पीडीएफ के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। पेड कोर्सेज वालों को तो पता होगा सारी चीजें। अगर कोई फ्री में देख रहा है इस वीडियोस को, क्योंकि कई बार हमारे कुछ वीडियोस जो है हम फ्री एसेस भी डाल देते हैं फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए फ्री एसेस होती है, उसके बाद वो हटा दी जाती है। तो अगर आप फ्री एसेस से वीडियो देख रहे हो और ये पीडीएफ लेना चाहते हो, ये स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो, तो ये फोन नंबर्स का यूज करके आप लोग जो है ले सकते हो। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बुरा, मजा आया, मजा नहीं आया, चीजें याद हो गई, याद नहीं हुई, तो आप सारी चीजें हमारे साथ शेयर कर सकते हो। एक और चीज है, आज तक हमने 4 चैप्टर कर चुके हैं, ये हमारा 4th था। तो हम 1, 2, 3, 4 जो 4 चैप्टर किए हैं हम लोगों ने, वो 9th क्लास की एनसीईआरटी कवर करवा रहे हैं। आप 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ में भी ये चैप्टर कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, ये जो वहाँ पे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशंस है ये नहीं मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो आप पढ़ना चाहो तो 9th क्लास की एनसीईआरटीज़ भी पढ़ सकते हो, और उसके अलावा जो हम लोगों ने रेफरेंस बुक से इसमें के अंदर चीजें डाली हैं वो भी आपको एनसीईआरटीज़ में नहीं मिलेंगी। भाई ये जो एनसीईआरटी से बेटर है। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी आप लेना चाहें, जो भी आप पढ़ना चाहें, आपने सेल्फ स्टडी करनी है तो कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ठीक। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।